नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से बायोमित्रा की इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज की इस क्लास में हमारा टॉपिक रहने वाला है बहुलक यानी कि पॉलीमर। बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से और एकदम जितना एग्ज़ाम के लिए कंटेंट हमें चाहिए वो फुलफिल रहेगा इस क्लास में। अगर आपको क्लास की क्वालिटी चेक करनी है किसी भी क्लास की, मान लो आप आज मैं बहुलक आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको लगता है कि ये कंटेंट कैसा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना। सिंपली जैसे मैं सीईटी के लिए पढ़ा रहा हूँ तो सीईटी के जितने भी पिछले पेपर्स हुए हैं उनको एक बार आप देखेंगे और उसमें बहुलक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो 2022 की सीईटी हो, 2024 की हो, आपको वो क्वेश्चन देखने हैं। अगर बहुलक के सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं या ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसका मतलब कंटेंट में कोई कमी नहीं है, केवल आपको रिवीजन करना है। और मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, केवल सीईटी की बात नहीं कर रहा हूँ, आरएसएस भी जितने भी पेपर लेते हैं, चाहे वो सीईटी हो, एलडीसी हो या और कोई भी एग्जाम जिसके अंदर बहुलक टॉपिक है, वो सारे पीवाईक्यू आप इस क्लास के बाद निकाल लेना। और एक और बहुत मजे की बात बता देता हूं, आरपीएस से जितने भी पेपर लेती है, चाहे वो सेकंड ग्रेड का हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे वो जूनियर केमिस्ट का हो, चाहे वो एसीएफ एफआरओ का हो, कोई भी आरपीएससी ने पेपर लिया जिसमें बहुलक टॉपिक है, जिसमें केमिस्ट्री आती है, आप वो पेपर निकाल लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 95% क्वेश्चन आपको इस क्लास के अंदर कवर मिलेंगे। तो वो चीज़ें आपको केवल तभी समझ में आएगी, कंटेंट की क्वालिटी तभी समझ में आएगी जब आप पिछले पेपर्स देखोगे, एनालिसिस करोगे, और आरपीएससी से ज़्यादा तो कुछ है भी नहीं। तो मैं इतना आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जितना क्लास में पढ़ा रहा हूं वो मोर देन इनफ है। आपको आपका टेंशन बस इतना सा होना चाहिए कि जो नोट्स सर ने हमें दिए हैं वो मुझे याद होने चाहिए, और याद भी करने में ज़्यादा आपको माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप ईमानदारी से, शिद्दत से मेरे साथ ध्यान से इस क्लास को पूरी देखते हो तो आधी से ज़्यादा चीज़ें मैं आपकी यूं ही क्लियर करवा दूंगा। ठीक है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुलक चैप्टर पढ़ाने को इससे ईजी तरीका आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है, आप जाके खंगाल लेना। बहुलक वाला टॉपिक जो है, ईजीएस्ट वे जो तरीका हो सकता है, सरल से सरल, वो मैं आपको फॉलो करूंगा पढ़ाते समय। ठीक है, तो ज्यादा बातें नहीं करते, मैं शुरू करता हूं। टॉपिक का नाम है बहुलक क्या होता है। सबसे पहले हम उसके बारे में समझेंगे। देखो, हालांकि थ्योरी से साइंस में कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है, साइंस के अंदर टू द पॉइंट चीज़ें आपको करनी है, तो मैं ज़्यादा कुछ थ्योरी लिखाऊं है जो कि वो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, हाँ, हम एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि बहुलक क्या होता है, सवाल यहाँ से नहीं बनना है। भाई, बहुलक का सिंपल सा मतलब है कि जब बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयाँ, बहुत सारी छोटी छोटी सरल प्रकार की इकाइयाँ आपस में जुड़ती है तो एक जटिल वृद्ध प्रकार की एक बड़े अणु का निर्माण होता है, उसे हम बहुलक कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती है उसे अपन क्या कह देते हैं, मोनोमर कह देते हैं, और जो एक बड़ी जटिल इकाई का निर्माण होता है उसे अपन क्या कह देते हैं, बहुलक या पॉलीमर कह देते हैं। और ये चीज़ नाम से भी क्लियर हो रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ पोली, पोली का मतलब क्या होता है, बहुत सारी, मैनी, कई सारी, और मर का मतलब क्या होता है, यूनिट्स। जब बहुत सारी यूनिट्स आपस में जुड़ती है तो वो क्या हो जाता है, पॉलीमर होता है। अच्छा, कौन सी यूनिट बहुत सारी जुड़ती है, तो मोनोमर, है ना। मोनोमर जो होते हैं, एकलक जिसको अपन कह सकते हैं, मोनोमर या एकलक, एकलक इकाइयां जब आपस में जुड़ती है तो बहुलक का निर्माण होता है। ये एक छोटी सी बात है, कोई यहाँ पे कुछ है नहीं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज जो बनती है वो अगर मैं बात करूं तो बहुलक जो है, ये शब्द किसने दिया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बहुलक जो शब्द है इसका सबसे पहले जो है वो किसने प्रतिपादन किया। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है बर्जीलियस। बर्जीलियस, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो पहला पॉइंट यहां से इस क्लास का जो आपको ध्यान रखना वो ये याद रखना है कि जो बहुलक शब्द है, पॉलीमर शब्द है, वो देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, बर्जीलियस है। ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इस जो टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन जो पूछा जाता है, आपको कोई भी पॉलीमर दिया जाएगा और उसका एकलक पूछा जाएगा कि उसका एकलक कौन सा है। तो इसमें जितने भी 20-25 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या फिर मैं यूं कह दूं जितने भी है, वो सारे ही मैं आपको करवा दूंगा और बहुत अच्छे से याद करवा दूंगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके पॉलीमर के टाइप को लेकर के कि प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो वो अपन को बहुत अच्छे से समझना है। और सबसे पहले मैं आपके शुरू करता हूं पॉलीमर के प्रकार से। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्लियर है कि पॉलीमर होता क्या है। पॉलीमर मतलब बहुत छोटी छोटी इकाइयां जब आपस में जुड़ती है तो एक बहुत बड़े अणु का निर्माण होता है। इसको ठीक वैसे ही समझ सकते हो जैसे कि ईंट होती है, तो ईंट आपकी क्या है, एक एकलक इकाई है, और जब बहुत सारी ईंटें आपस में जोड़ते हो, बहुत सारी ईंटें आपस में जोड़ते हो तो क्या होता है, एक दीवार का निर्माण होता है, और वो दीवार क्या है, आपकी बहुलक है। ये सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बहुलकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलीमर के बारे में। अब बहुलकों को हम अलग अलग तरीकों से बांटेंगे।
अलग अलग तरीकों से मतलब है कि हम बहुलकों को स्रोत के आधार पर अलग बांटेंगे, हम बहुलकों को संरचना के आधार पर अलग बांटेंगे, हम बहुलकों को अंतराण्विक बलों के आधार पर अलग बांटेंगे, हम बहुलकीकरण की विधि के आधार पर अलग बांटेंगे। तो हम अलग अलग तरीके से बहुलकों को बांटेंगे और उनको बहुत अच्छे से आपको समझते जाना है, साथ साथ में समझते जाना है बहुत इजी तरीके से। सबसे पहले जो तरीका है, मैं यहाँ पे हेडिंग लगा देता हूँ, टाइप्स ऑफ पॉलीमर। टाइप्स ऑफ पॉलीमर यानी कि बहुलकों के प्रकार, बहुलकों के प्रकार। और पहला जो आधार है बहुलकों को बांटने का, वो हम पढ़ रहे हैं स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, स्रोत के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ठीक है, यह पहला तरीका है बहुलकों को बांटने का, स्रोत के आधार पर। अब स्रोत के आधार पर बहुलक कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनना। स्रोत के आधार पर बहुलक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक बहुलक, नेचुरल पॉलीमर। प्राकृतिक बहुलक जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ऐसे बहुलक जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं। सीधे प्रकृति से प्राप्त होने का मतलब या तो वो पौधों से मिल रहा है या फिर वो चीज जंतुओं से मिल रही है। अगर कोई भी बहुलक जो पौधे या जंतुओं से प्राप्त हो रहा है वो प्राकृतिक बहुलक है, सिंपल सा समझना है बस। अब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पौधे या जंतुओं से मिल रही हैं, जैसे अगर मैं बात करूं पौधों की, तो पौधों से हमें क्या मिलता है, पौधों से हमें स्टार्च मिलता है, पौधों से हमें सेल्यूलोज मिलता है, ये सारी चीजें। जंतुओं से बात करूं तो जंतुओं से हमें ग्लाइकोजन मिलता है, डीएनए मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। यानी कि ऐसा कोई भी पॉलीमर, ऐसा कोई भी बहुलक जो पौधे या जंतुओं से मिल रहा है, प्रकृति से मिल रहा है, वो प्राकृतिक बहुलक है। क्लियर इतनी बात। दूसरा, इसके अंदर स्रोत के आधार पर अगर अपन बात करें तो वो होते हैं संश्लेषित बहुलक। यानी कि ये जो बहुलक होते हैं इनको मनुष्यों ने खुद बनाया है, इनका निर्माण मनुष्यों के द्वारा किया गया है, ये पूरी तरीके से कृत्रिम है, इसलिए इन्हें कहा जाता है संश्लेषित या कृत्रिम बहुलक। कौन कौन से, जैसे कि मैं बात करूं पॉलीथीन की, मैं बात करूं पीवीसी पाइप की, तो ये जितने भी बहुलक होते हैं, मैं बात करूं नाइलॉन की, मैं बात करूं टेरिलीन की, जितने भी हैं जो मनुष्य ने बनाए हैं वो क्या हो जाएंगे, संश्लेषित बहुलक हो जाएंगे। और एक तीसरा प्रकार इसमें और आता है स्रोत के आधार पर, और वो होता है अर्ध संश्लेषित बहुलक। अब अर्ध संश्लेषित का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा मतलब है कि ऐसे बहुलक जो प्राप्त तो प्रकृति से होते हैं लेकिन वो हमारे कोई काम के नहीं होते। प्रकृति जिस फॉर्म में वो बहुलक, वो मॉलिक्यूल, वो कंपाउंड देती है, वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है, और उसको हमारे लिए यूजफुल बनाने के लिए इंसान उस पर काम करता है, लेबोरेटरी के अंदर उसके गुणों में परिवर्तन करता है, उसके रासायनिक संरचना में बदलाव करता है। यानी कि कुल मिलाकर के सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो अर्ध संश्लेषित बहुलक का मतलब है ऐसे बहुलक जो प्राप्त तो प्रकृति से होते हैं लेकिन मनुष्यों के द्वारा उसकी गुणवत्ता में सुधार किया जाता है ताकि वो उनके उपयोग में आया जा सके, वो आपके क्या होते हैं, अर्ध संश्लेषित बहुलक होते हैं। इसके अंदर 2 एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, एक तो सेल्यूलोज एसीटेट और एक आपका सेल्यूलोज नाइट्रेट। क्लियर है। स्रोत के आधार पर हमने बात कर ली, बहुलक 3 प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको सारी चीजें लिखाऊंगा, आपको बस नोट डाउन करना है। स्रोत के आधार पर अगर मैं बात करूं तो पहला जो प्रकार हमने पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा, प्राकृतिक बहुलक। पहला प्रकार हमने कौन सा पढ़ा था, प्राकृतिक बहुलक, नेचुरल पॉलीमर। प्राकृतिक बहुलक का मतलब है जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं। देखो ज्यादा थ्योरी नहीं लिखनी, अपन को साइंस में टू द पॉइंट रहना है, मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है। जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ऑब्टेन्स डायरेक्टली फ्रॉम नेचर, जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अर्थात पौधे व जंतुओं से मिलते हैं, अर्थात पौधे व जंतुओं से प्राप्त होते हैं, पौधे व जंतुओं से प्राप्त होते हैं। यह सिंपल सा इसका मतलब आपको समझना था, ठीक है। बात क्लियर है। अच्छा, कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आ जाएगा आपका स्टार्च, इसके अंदर आ जाएगा आपका ग्लाइकोजन, ठीक है। अब स्टार्च क्या होता है और ग्लाइकोजन क्या होता है आपको पता है। पादपों में जो भोजन स्टोर्ड रहता है, प्लांट के अंदर फूड जिस फॉर्म में स्टोर्ड रहता है वो स्टार्च होता है। लिखना चाहो तो आप ऊपर लिख सकते हो कि पौधों में भोजन जिस रूप में संग्रहित रहता है वो स्टार्च होता है, और जंतुओं में भोजन जिस रूप के अंदर, जिस फॉर्म में स्टोरेज जो होता है वो आपका क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है।
ये आपको समझना है। तो ये दोनों आपके क्या है, प्राकृतिक बहुलक है। अब आपसे कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि इनका मोनोमर क्या है ना, इनका भी तो मोनोमर पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि स्टार्च और ग्लाइकोजन का जो मोनोमर होता है वो होता है आपका अल्फा ग्लूकोज। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसका मोनोमर क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज होता है। अच्छा, और पौधों से क्या मिलता है, और अपन कह सकते हैं कि हमें भाई साहब प्रोटीन मिलता है ना, ये भी तो एक प्राकृतिक बहुलक है। अच्छा, प्रोटीन की मोनोमर इकाई क्या होती है, सिंपल सी बात है, अमीनो एसिड होता है। क्या होता है, अमीनो एसिड होता है। ठीक है सर। और अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैं बोल दिया सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज भी क्या है, सेल्यूलोज भी क्या है, आपका एक प्राकृतिक बहुलक है। और आपसे पूछ ले कि सेल्यूलोज जो है इसका मोनोमर क्या होता है, तो ध्यान रखना बीटा ग्लूकोज होता है। इसका मोनोमर क्या होता है, बीटा ग्लूकोज होता है। अच्छा, मैं बात करूं डीएनए की, तो डीएनए भी क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर है। इसका जो है वो मोनोमर क्या होता है, तो वो होता है न्यूक्लियोटाइड। वो क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, प्राकृतिक बहुलक है। और इसके अंदर ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें खुद दिमाग से पता चल जाएगा कि यार प्रकृति से पौधे और जंतुओं से कौन से मिल रहे हैं और मनुष्यों ने कौन से बनाए। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, प्रोटीन है, डीएनए है, ये सारे के सारे आपके कैसे हैं, प्राकृतिक बहुलक है। क्लियर है ये बातें, आगे बढ़ सकता हूं। चलो, अब दूसरा जो प्रकार है स्रोत के आधार पर हमने देखा था, वो आपका कौन सा हो जाएगा, संश्लेषित बहुलक हो जाएगा। वो कौन सा हो जाएगा, संश्लेषित बहुलक हो जाएगा। अच्छा, संश्लेषित बहुलक कौन से होते हैं, संश्लेषित बहुलक वो होते हैं जो मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं, जो मानव द्वारा निर्मित है, जो मानव द्वारा निर्मित है। अच्छा, मानव द्वारा कौन कौन से निर्मित हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ये इसके एग्जाम्पल हो गए। इसके अंदर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो इसके अंदर आपका पॉलीथीन आ जाएगा, पॉलीथीन आ जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर आपका पीवीसी आ जाएगा। आगे अपन बात करेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस पहले मैं एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ, बाकी फिर हम इनकी डिटेल बातें करेंगे। ठीक है, पॉलीथीन, पीवीसी, जैसे कि मैंने बोल दिया यहाँ पर नाइलॉन। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोल दिया टेरिलीन। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, सारे के सारे आपके क्या हैं, संश्लेषित बहुलक हैं। और भी खूब सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि यहाँ पर प्राकृतिक रबर आप लिख सकते हैं। प्राकृतिक रबर नाम से क्लियर हो रहा है कौन सा है, प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, तो यहां पर आपका संश्लेषित रबर आ जाएगा। आई बात समझ में, संश्लेषित रबर। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप हो जाएंगे। तीसरा जो प्रकार है, मैं यहां पे ऊपर लिख सकता हूं, कहां पे लिखूं, मेरे पास जगह नहीं है, यहां पे लिख देता हूं। इसको नोट कर लो एक बार, बहुलक जो है वो किसने दिया। फिर तीसरा प्रकार मैं आपको समझा देता हूं। स्रोत के आधार पर तीसरा जो टाइप है इसका, वो होता है आपके अर्ध संश्लेषित बहुलक। अर्ध संश्लेषित बहुलक, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अर्ध संश्लेषित बहुलक के अंदर ध्यान रखना, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, लेकिन मनुष्य द्वारा उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। वो आपके कौन से होते हैं, अर्ध संश्लेषित होते हैं। और इसके अंदर एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना, एक तो सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज एसीटेट जिसको अपन रेयोन कहते हैं, ध्यान रखना रेयोन। और एक अपना होता है सेल्यूलोज नाइट्रेट, सेल्यूलोज नाइट्रेट। ये दो एग्जाम्पल इसमें आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो ये अपना स्रोत के आधार पर जो है वो चीजें क्लियर हैं। बताओ इसमें कोई याद रखने की चीज है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्राकृतिक बहुलक जो प्रकृति से मिलेंगे। अब अपने आप दिमाग में आएगा स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, डीएनए, ये प्राकृतिक हैं। संश्लेषित जिसको मनुष्य ने बनाया है, पॉलीथीन, पीवीसी, नाइलॉन, टेरिलीन, संश्लेषित रबर। याद रखना है अर्ध संश्लेषित को, अर्ध संश्लेषित जो प्रकृति से मिलते हैं, लेकिन उसकी गुणवत्ता में, उसकी क्वालिटी के अंदर इंप्रूवमेंट किया जाता है किसके द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा। और एग्जाम्पल के तौर पे आपको ध्यान रखना है, एक तो सेल्यूलोज एसीटेट और एक आपका सेल्यूलोज नाइट्रेट जिसको अपन रेयोन कहते हैं। ठीक है, ये पहला प्रकार हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ पॉलीमर में स्रोत के आधार पर। अब हम पॉलीमर्स का प्रकार पढ़ेंगे संरचना के आधार पर। पहले इनको नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
मिटाऊं इसको, चलो। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, इसको मिटा देता हूं। अब हम बहुलकों के प्रकार किसके आधार पर पढ़ेंगे? दूसरा जो है वो हमारा है स्रोत के आधार पर, सॉरी संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर, यानी कि बहुलक की स्ट्रक्चर कैसी है उसके बेसिस पे हम बहुलकों को बांट रहे हैं। पहले हमने बहुलकों को बांटा कि वो मिल कहां से रहे हैं, उनका स्रोत क्या है, प्रकृति है, मनुष्य ने बनाया है, वो उसका स्रोत है। तो स्रोत के आधार पर 3 प्रकार। अब संरचना, उसकी बहुलक स्ट्रक्चर कैसी है, उसके आधार पर हम इसको बहुलकों को बांटेंगे, और इसके आधार पर भी 3 प्रकार है। जैसे स्रोत के आधार पर 3 प्रकार थे, वैसे ही संरचना के आधार पर भी 3 प्रकार होते हैं। अब 3 प्रकार कौन से होते हैं एक बार सुन लो, फिर मैं लिखवा दूंगा। एक होता है रेखीय बहुलक। रेखीय बहुलक का सिंपल सा मतलब है, देखो परिभाषा आपसे कोई नहीं पूछेगा, मैं आपके समझने के लिए थोड़ी बहुत लिखवा दे रहा हूं। आपसे पूछेंगे एग्जाम्पल उनके, समझ रहे मेरी बात को? तो रेखीय बहुलक का सिंपल सा मतलब है कि कई सारी मोनोमर इकाइयां आपस में जुड़ जाती है और एक चेन फॉर्मेट का निर्माण होता है, एक लंबी चेन का निर्माण हो जाता है, वो रेखीय है, कुछ भी नहीं है, बस इतना सा। फिर एक आएगा इसमें साखित। साखित का मतलब है वही चीजें हैं कि एक लंबी चेन का निर्माण हो जाएगा, फिर उस चेन से छोटी छोटी ब्रांचेज निकल जाएगी, तो इसका नाम दे दिया साखित या ब्रांच्ड। तीसरा एक आता है तिर्यकबद्ध। तिर्यकबद्ध का भी कोई मतलब नहीं है, इसमें ये एक श्रृंखला है रेखीय, ये एक दूसरी रेखीय श्रृंखला है, इनके बीच में एक बॉन्डिंग हो जाती है, सहसंयोजक बंध बन जाते हैं, तिर्यक रूप से बॉन्डिंग हो जाती है, तो वो आपका तिर्यकबद्ध हो जाता है। समझ गए मेरी बात को? बस ये 3 प्रकार आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं संरचना के आधार पर, तो यहां पे आ जाएगा रेखीय बहुलक। रेखीय बहुलक, रेखीय बहुलक में क्या होता है? कुछ भी नहीं, सिंपल सी बात है कि इसमें कई सारी मोनोमर इकाई आपस में जुड़ी और जुड़ करके क्या कर दिया, एक चेन का निर्माण कर दिया, ये एक लंबी चेन बना दी। ठीक है ना? तो बस इतना सा ध्यान रखना है, कई सारी एकलक इकाइयां जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करती है, एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करती है। नाम से ही पता चल रहा है रेखीय है, ठीक है, एक ऐसी लंबी संरचना का निर्माण कर दिया। अच्छा, दूसरा प्रकार इसमें कौन सा हो जाएगा? दूसरा प्रकार इसके अंदर हो जाएगा साखित बहुलक। साखित बहुलक क्या होता है? अब मैं ये लिखाऊंगा नहीं, तुम्हें खुद लिखना है कि इसके अंदर मान लो एक ये रेखीय श्रृंखला है और इससे छोटी छोटी ब्रांचिंग निकल गई, तो ये क्या हो जाता है आपका साखित बहुलक। आई बात समझ में? क्या इसमें लिखाने की जरूरत है? इसमें एकलक इकाइयां एक जो होती है, एक मुख्य श्रृंखला तो होती है और उससे छोटी छोटी ब्रांचिंग निकल जाती है, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा एक प्रकार आ जाता है आपका, कौन सा? तीसरा एक प्रकार आ जाता है आपका तिर्यकबद्ध। तिर्यकबद्ध, तिर्यकबद्ध बहुलक जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, मान लो ये एक चेन श्रृंखला है, ये दूसरी श्रृंखला है, इनके बीच में ऐसे बॉन्ड बन जाते हैं, बंद बन जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है तिर्यकबद्ध। तो अगर आप लिखना चाहो साखित बहुलक में, तो इसमें लिख सकते हो कि इसके अंदर एक मुख्य लंबी श्रृंखला होती है और उससे छोटी छोटी जो है वो ब्रांचेज निकल जाती है, शाखाएं निकल जाती है, ये इसमें लिख दो। और तिर्यकबद्ध में लिख देना कि इसके अंदर जो है वो मुख्य श्रृंखलाओं के बीच में जो लंबी श्रृंखलाएं होती है उनके बीच में सहसंयोजक बंध का निर्माण हो जाता है तिर्यक रूप से। ठीक बात है? चलो, अब जो काम की बात है वो है इसके एग्जाम्पल, है ना। मेन जो काम की चीज है वो है इसके एग्जाम्पल, आपको याद रखने। कहां गया? चलो, रेखीय बहुलक के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहां पे ये ध्यान रखना है कि रेखीय बहुलक के अंदर आपको ध्यान रखना है HDP। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है HDP। अब HDP क्या होता है? हाई डेंसिटी पॉलीथीन। HDP का मतलब क्या होता है? हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। और कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे? और एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद रखना है, इसको मैं लिख दूं हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हिंदी वाले लिख दो उच्च घनत्व पॉलीथीन। उच्च घनत्व पॉलीथीन, ठीक है। इसके अलावा नॉर्मल पॉलीथीन, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपका नाइलॉन आ जाएगा, इसके अंदर आपका टेरिलीन आ जाएगा। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? रेखीय के। तो अगर आपसे पूछे रेखीय बहुलक कौन से हैं,
दिमाग में रहेगा। HDP बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीथीन, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है नाइलॉन और टेरिलीन, ठीक है, रखोगे इसको याद। चलो, साकित बहुलक में कौन सा आएगा, इसमें HDP आ गया तो इसमें आ जाएगा LDP। LDP का मतलब हो जाएगा लो डेंसिटी पॉलीथीन, निम्न घनत्व पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन। और एक एग्जांपल इसमें आपको ध्यान रखना है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन। एक इसमें और लिख दो, पॉलीथीन, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अभी बात करेंगे इसके बारे में, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। अभी मैं क्या करवा रहा हूं आपको पता है ना, मैं पॉलीमर के प्रकार पढ़ा रहा हूं तो फिर उसके अंदर साथ साथ एग्जाम्पल बता रहा हूं। फिर हम समझेंगे, पॉलीथीन के बारे में भी समझेंगे, PVC भी समझेंगे, नाइलॉन भी समझेंगे, टेरिलीन भी समझेंगे, एक एक समझेंगे। अभी जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे समझते जाओ। हम प्रकार पढ़ रहे हैं, अभी तक आपको केवल इतना समझ में आना चाहिए कि रेखीय के एग्जाम्पल कौन से हैं, ये तो आ रहा है ना समझ में। साकित के एग्जाम्पल कौन से हैं, दो ही एग्जाम्पल ध्यान रखना, LDP और ग्लाइकोजन, इसमें ये ध्यान रखना। और तिर्यक पद में आपको ध्यान रखना है, एक तो बेकेलाइट, बेकेलाइट, एक इसमें आपको ध्यान रखना है मेलामिन, एक इसमें आपको ध्यान रखना है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, और एक इसमें आपको ध्यान रखना है वल्कनीकृत रबर। क्या होता है आगे बात करेंगे, अभी केवल एग्जाम्पल लिखें। अभी इसके ऊपर ध्यान बिल्कुल ना दें कि ये क्या होता है, वो मैं आगे बताऊंगा। अभी ये समझो कि इसके एग्जाम्पल कौन से हैं। तो संरचना के आधार पर बहुलक मैंने बता दिए। रेखीय बहुलक के एग्जाम्पल पूछे, HDP हाई डेंसिटी पॉलीथीन, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, इसके अलावा नाइलॉन, इसके अलावा टेरिलीन। क्लियर है बातें। अगर मैं बात करूं यहां पर उसके बाद साखित बहुलक की, तो इसके अंदर दो एग्जाम्पल ध्यान रखना, LDP और आपका ग्लाइकोजन। अगर आपसे पूछ ले तिर्यक पद के बारे में, बेकेलाइट, मेलामिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन और वल्कनीकृत रबर, याद रख पाओगे? बस इतना काम है, इतना रख लिया फिर तो बहुत बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ठीक है। चलो अब मैं मिटा रहा हूं इसको। बढ़ाओ। चलो नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ताप को सहन करने के आधार पर। अच्छा ये क्या होता है ताप को सहन करने के आधार पर, अभी बताते हैं। तीसरा जो बहुलकों को बांटने का तरीका है वो है ताप के आधार पर या ताप को सहन करने के आधार पर। ताप को सहन करने के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ताप को सहन करने के आधार पर बहुलक दो प्रकार के होते हैं, एक थर्मोसेटिंग और एक थर्मोप्लास्टिक, यानी कि एक ताप सुघट्य एक ताप दृढ़। तो वही मैं लिख देता हूं, दो प्रकार होते हैं। पहला हो जाएगा आपका ताप सुघट्य, ताप सुघट्य यानी कि थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। और दूसरा हमारे पास जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा भाई साहब, ताप दृढ़। और ताप दृढ़ का मतलब हो जाएगा थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग। इतनी बातें समझ में आई कि ताप के आधार पर बहुलक दो प्रकार के, ताप सुघट्य और थर्मोसेटिंग यानी कि ताप दृढ़। ठीक है, अब कैसे ताप के आधार पर, जो ताप सुघट्य प्रकार के बहुलक होते हैं इनको जब आप टेम्परेचर दोगे, टेम्परेचर का मतलब जब आप इनको गर्म करोगे तो ये पिघल जाते हैं। ताप सुघट्य वाले क्या हो जाएंगे, जैसे ही टेम्परेचर देंगे इनको गर्म करेंगे ये पिघल जाएंगे, और पिघलने के बाद जब इनको वापस आप सांचे में डालोगे तो एक नए पदार्थ का निर्माण आप इससे कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के एक वस्तु बनी हुई थी, उस वस्तु बनी हुई मान लो वो टूट गई तो उसको पिघला करके आप सांचे में डाल करके एक नई वस्तु का निर्माण कर सकते हो, यानी कि पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। बात करूं ताप दृढ़ की, जब इनको आप ताप दोगे यानी कि गर्म करोगे तो ये पिघलने की बजाय कठोर हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के इनको ताप दोगे तो ताप के प्रभाव में ये क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, लचीले हो जाते हैं। जबकि ताप दृढ़ के अंदर जब आप इनको ताप दोगे तो ये ताप के प्रभाव में दृढ़ हो जाते हैं।
समझ गए मेरी बात को। और अगर डिफरेंस करूं तो ये जो है ये पुनः उपयोग किए जाने योग्य होते हैं, जबकि इनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। ये रिसाइबल होते हैं, ये नहीं होते हैं। समझ गए मेरी बात को। बहुत आसान है। जब इनको ताप दे करके गर्म करोगे तो गर्म करने पर ये पिघल जाते हैं, ये गर्म करने पर दृढ़ हो जाते हैं। इनको आप पुनः उपयोग किया जा सकता है, इनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। समझ गए मेरी बात को। तो इनको आप डिफरेंस करके लिखो तो भी बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। मैं ऐसे ही डिफरेंस करके लिखा दूं ताकि और समझ में आएगा तुम्हें। इधर मैंने लिख दिया ताप सुगट्य, ये तो ऐसे ही मिटा दिया। ताप सुगट्य यानी कि आपका थर्मो प्लास्टिक, और इधर हो जाएगा आपका ताप दृढ़ यानी कि थर्मो सेटिंग, थर्मो सेटिंग। और इधर आपका कौन सा हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक। तो इसके अंदर क्या होगा, ये गर्म करने पर पिघल जाते हैं, गर्म करने पर पिघल जाते हैं। इनका क्या होगा, गर्म करने पर दृढ़ हो जाते हैं। पहला डिफरेंस क्लियर। दूसरा डिफरेंस, पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। इधर क्या लिखोगे, पुनः उपयोग संभव नहीं। बस क्लियर। अब अपन को एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं कि ताप सुगट्य के एग्जाम्पल कौन से हैं और ताप दृढ़ के कौन से हैं। अगर मैं बात करूं ताप दृढ़ के एग्जाम्पल की, तो क्या आपको संरचना के आधार पर मैंने जो बताया था कौन सा, तिर्यकबद्ध, वो एग्जाम्पल याद है? तो ये सेम फिट हो जाएंगे। तिर्यकबद्ध में मैंने कौन से बताए याद करो, बेकेलाइट, मेलामिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन और वल्कनीकृत रबर सेम एग्जाम्पल है। बेकेलाइट, बेकेलाइट, मेलामिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन और आपका वल्कनीकृत रबर। तो इन दोनों को अलग अलग याद करने के बजाय सेम ही रख सकते हैं कि जो एग्जाम्पल ताप दृढ़ के है, थर्मोसेटिंग के है, वही किसके है, तिर्यकबद्ध के है। इसके एग्जाम्पल की बात करूँ ताप सुगट्य की, तो इसके अंदर आपका पॉलीथीन आ जाएगा, इसके अंदर आपका पॉलीविनाइल आ जाएगा, इसके अंदर आपका पॉलीस्टाइरीन आ जाएगा। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, ताप सुगट्य यानी कि थर्मो प्लास्टिक के हो जाएंगे। क्लियर। चलो इनको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इतने नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये हमने 3 प्रकार से देख लिए। अब चौथा प्रकार है। चौथा प्रकार है अंतर आणविक बलों के आधार पर, यानी कि बहुलकों के बीच में जो बंध है या बल है, फोर्स है, वो कैसा है उसके आधार पर। तो चौथा जो प्रकार है बांटने का, वो है अंतर आणविक बलों के आधार पर, अंतर आणविक बलों के आधार पर, अंतर आणविक बलों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है। चलो अंतर आणविक बलों के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं प्रत्यास्थ बहुलक, एक होते हैं प्रत्यास्थ बहुलक यानी कि इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स, और एक होते हैं अपने रेसे, फाइबर्स, रेसे या फाइबर्स। किसके आधार पर हमने बांटा, अंतर आणविक बलों के आधार पर। तो इसके अंदर जो है वो अंतर आणविक बल क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, दुर्बल होते हैं, जबकि इसके अंदर अंतर आणविक बल क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर आणविक बलों के आधार पर हमने बांटा, तो किसी के अंदर अंतर आणविक बल ज्यादा होगा, प्रबल होगा, किसी में कम होगा, तो दोनों को अलग अलग रखना पड़ेगा। इसलिए हमने ये कह दिया कि जिसमें अंतर आणविक बल दुर्बल होते हैं वो प्रत्यास्थ बहुलक होते हैं, और जिसमें अंतर आणविक बल जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है या फिर प्रबल होता है, उसके अंदर अपन क्या कर दिया, रेसिप बोल दिया। आई बात समझ में। तो बस इतना ही सी बात आपको समझनी थी कि इसके अंदर जो अंतर आणविक बल होते हैं, अंतर आणविक बल जो है वो इसके अंदर क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। ठीक है। और इसके अंदर क्या होते हैं भाई साहब, अंतर आणविक बल
प्रबल होते हैं। अंतर आणविक बल क्या होते हैं? प्रबल होते हैं, ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ठीक बात है, समझ गए? अच्छा, अब एग्जाम्पल की बात करेंगे। कौन से होते हैं? इलास्टोमर्स। नाम से पता चल रहा है इलास्टोमर्स का मतलब ऐसे पदार्थ, ऐसे बहुलक जिनको खींचेंगे तो खींच जाएंगे, जब छोड़ेंगे तो वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे। भाई इलास्टिसिटी का मतलब समझते हो तुम? इलास्टोमर्स या इलास्टिसिटी क्या होती है? जब खींचेंगे तब तो खींच जाएंगे, अब छोड़ेंगे तो वापस जगह पे आ जाएंगे। ऐसी क्या चीज होती है? रबर। बिल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा संश्लेषित रबर। संश्लेषित रबर ये इसके एग्जाम्पल है। अब संश्लेषित रबर तीन प्रकार के होते हैं, आगे मैं बताऊंगा आपको। एक होता है नियोप्रीन, एक होता है नियोप्रीन, एक होता है ब्यूना एन, ब्यूना एन, और एक होता है ब्यूना एस। ये तीन प्रकार के संश्लेषित रबर होते हैं, ये तीनों ही इसके एग्जाम्पल है इलास्टोमर्स के। अरे बात समझ में आई? मैं ये कह रहा हूं इलास्टोमर्स का मतलब ऐसे पदार्थ जिनको खींचेंगे तब तो खींच जाएंगे, और जब वापस छोड़ेंगे तो अपनी मूल अवस्था में आ जाएंगे। इनके अंदर जो अंतराणिक बल होते हैं वो बहुत दुर्बल होते हैं, यानी कि आराम से खींच जाएंगे। दुर्बल होने का मतलब आराम से खींच जाएंगे। रेसे होते हैं ना, ये खींचेंगे नहीं, अंतराणिक बल बहुत प्रबल होता है। मान लो आपके पास एक नाइलॉन का धागा है और एक आपके पास रबर है, दोनों को खींचो, कौन ज्यादा खींचेगा? रबर। तो इसके अंदर बंद क्या हुआ? दुर्बल, उसमें प्रबल। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल संश्लेषित रबर है, और ये तीन प्रकार के रबर होते हैं संश्लेषित। ठीक है, रेसे कौन से होते हैं? ऑब्वियसली बात है, नाइलॉन, टेरिलीन, यही तो होते हैं रेसे, तो यही होते हैं। तो नाइलॉन जितना भी, अब नाइलॉन का एक ग्रुप है, समझ रहे हो? नाइलॉन 6, नाइलॉन 66, नाइलॉन 610, पूरा एक ग्रुप है। तो उस सारे नाइलॉन के ग्रुप को अपन बोल देते हैं पॉली एमाइड। क्या बोल देते हैं? पॉली एमाइड। अब इस पॉली एमाइड के अंदर नाइलॉन 6 भी आ जाएगा, इसके अंदर नाइलॉन 6,6 भी आ जाएगा, इसमें नाइलॉन 6,10 भी आ जाएगा, और इसमें आपका नाइलॉन 2,6 भी आ जाएगा। ये चारों ही अपन को पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। और एक तो ये हो जाएगा पॉलीएमाइड, और दूसरा इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर के अंदर आपके कौन से आ जाते हैं भाई साहब? टेरिलीन आ जाता है, टेरिलीन आ जाता है इसके अंदर, जिसको अपन डेक्रोन भी कहते हैं। आगे पढ़ेंगे अपन, टेरिलीन को अपन क्या कहते हैं? डेक्रोन कहते हैं। तो ये आ जाएगा। एक इसके अंदर आ जाता है आपका पॉलीएस्टर के अंदर ग्लिप्टल, ग्लिप्टल, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो रेसे कौन से हैं? एक तो नाइलॉन वाले जितने भी रेसे हैं, और एक आपका टेरिलीन और ग्लिप्टल, ये रेसे हैं। यानी कि पॉलीएमाइड और पॉलीएस्टर में जो कुछ भी आते हैं वो क्या है? रेसे हैं, फाइबर्स हैं। और संश्लेषित रबर सारे के सारे क्या हैं? आपके इलास्टोमर्स हैं। बताओ इन एग्जाम्पल में कोई दिक्कत, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए अंतर आणविक बलों के आधार पर, इसको नोट डाउन करो। फिर अपन आगे बढ़ेंगे, और अगला जो हमारा लास्ट बच रहा है अभी बहुलकों को बांटने का जो तरीका है वो है बहुलकीकरण की विधि के आधार पर। पांचवा जो तरीका है वो है बहुलकीकरण की विधि के आधार पर। अब बहुलकीकरण क्या होता है? एकलक से बहुलक बनने की प्रक्रिया। समझ गए मेरी बात को? कोई ज्यादा इसके अंदर हाई फाई चीजें रखनी नहीं है, अपन को सीधा एकदम टू द पॉइंट चलना है। पांचवा प्रकार है बहुलकीकरण, बहुलकीकरण की विधि के आधार पर, बहुलकीकरण की विधि के आधार पर। अच्छा, बहुलकीकरण क्या होता है? बहुलक बनने की प्रक्रिया, सिंपल सी बात है, बहुलक बनने की प्रक्रिया, उसको ही बहुलकीकरण कहते हैं। अच्छा, बहुलकीकरण विधि किस प्रकार की अभिक्रिया है? बहुलकीकरण कैसी अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सेकंड ग्रेड वगैरह में पूछा गया क्वेश्चन है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बहुलकीकरण कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, एक ऊष्माशोषी होती है, एक ऊष्माक्षेपी होती है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, अब हम बांटे बहुलकीकरण की विधि के आधार पर, तो दो प्रकार है फिर से। कौन कौन से? एक इसमें होते हैं योगज बहुलक, एक इसमें कौन से होते हैं? योगज बहुलक। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर हो जाएगा आपका संगनन बहुलक, संगनन बहुलक। यानी कि एडिशन और कंडेंसेशन, दो प्रकार के यहां पे बहुलकीकरण की विधि ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब देखो योगज बहुलक और संगनन बहुलक, ये किसके आधार पर हमने बांटे? बहुलकीकरण की विधि, यानी कि बहुलक बनने की प्रक्रिया। उसके अंदर कुछ अंतर होगा तभी तो हमने दो बांटा। अब क्या अंतर होता है? देखो, योगज बहुलक के अंदर जब बहुलक बनते हैं, यानी कि जब एकलक इकाई आपस में जुड़ती है,
तो वो सीधे जुड़ जाती है। सीधे जुड़ने का मतलब, मान लो ये एक एकलक इकाई है, दूसरी एकलक इकाई आई इससे जुड़ गई, तीसरी आई इससे जुड़ गई, चौथी इससे जुड़ गई, पांचवी इससे जुड़ गई, सीधे आपस में जुड़ती भी रहती है। जब इनके बीच में दो एकलक इकाइयों के बीच में, जब दो एकलक इकाइयां आपस में जुड़ती है तो किसी भी प्रकार का अणु यहां से नहीं निकलता, आई एकदम जुड़ी। लेकिन जो संघनन बहुलक होता है उसमें ऐसा नहीं होता। संघनन बहुलक के अंदर जब दो एकलक इकाइयां आपस में जुड़ती है, उन दो एकलक इकाइयों के बीच में जब बॉन्ड का निर्माण होता है तो उसके बीच में से कोई न कोई अणु बाहर निकलेगा, चाहे वो जल का अणु निकलो, चाहे वो अमोनिया का निकलो, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलो, कुछ भी XYZ, वहां से अगर बीच में से कोई अणु बाहर निकल रहा है तो वो हो जाएंगे संघनन बहुलक। और सीधे एकलक इकाइयां जुड़ रही है, कुछ भी नहीं निकल रहा बाहर, तो वो आपके योगज बहुलक, यानी कि सीधा योग हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, सीधा आपका योग हो रहा है। तो ये आपको समझना है। इसमें एकलक इकाइयां, मोनोमर यूनिट्स जो होती है, एकलक इकाइयां सीधे जुड़ती हैं, सीधे जुड़ जाती हैं बंध निर्माण के दौरान। किसी भी अणु का निष्कासन नहीं होता, किसी भी अणु का निष्कासन यहां पर नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इसमें जब दो एकलक इकाइयां आपस में जुड़ती हैं, इसमें जब दो एकलक इकाइयां आपस में जुड़ती हैं तो कोई अणु, जैसे H2O, NH3, HCl एटसेट्रा, बाहर निकलता है। आई बात समझ में? ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। एक होते हैं योगज बहुलक, एक होते हैं संघनन बहुलक, ठीक है। अच्छा, अब योगज बहुलक जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। योगज बहुलक को ही श्रृंखलावृत्ति बहुलक कहते हैं। योगज बहुलक को अपन क्या नाम दे देते हैं, श्रृंखलावृत्ति बहुलक, ये इसी का नाम है। योगज बहुलक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इसके अंदर समबहुलक, एक क्या होता है, समबहुलक, और एक होता है सहबहुलक। इसका क्या मतलब हुआ, समबहुलक का मतलब है सारी एकलक इकाइयां समान, सारी एकलक इकाइयां क्या होती है, सारी एकलक इकाइयां एक समान या समान लिख सकते हैं। जबकि सहबहुलक में क्या होता है, एक से अधिक एकलक इकाइयां, एक से अधिक प्रकार की इकाइयां, एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयां। अरे अंतर समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? सिंपल सी बात है। मैंने कहा योगज बहुलक क्या होता है, सीधे एकलक इकाइयां जुड़ जाएगी, किसी भी प्रकार का अणु नहीं निकलेगा। संघनन में क्या होता है, जब बंध का निर्माण होता है दो एकलक इकाइयों के बीच में तो कोई ना कोई मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक है सर। अब योगज को भी हमने दो बांटों बांट दिया, एक समबहुलक, एक सहबहुलक। समबहुलक का मतलब सारी यूनिट एक जैसी है। जैसे कि मैं बात करूं स्टार्च की, तो उसमें सारे ही ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, सारे ही ग्लूकोज है, तो वो एक समबहुलक का उदाहरण है। और सहबहुलक का मतलब है कि उसके अंदर एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयां हैं। कैसे, अभी अपन बात करेंगे। इसके एग्जाम्पल अगर मैं बताना चाहूं, जैसे कि सहबहुलक के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे आप ध्यान रखने हैं, समबहुलक के अंदर आप ध्यान रखेंगे पॉलीथीन, PVC, ठीक है। इसके अलावा आपका आ जाएगा पान, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, समबहुलक के, ठीक है। अच्छा, सहबहुलक के एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है ब्यूना N। अब क्यों है ये आगे समझ में आएगा तुम्हें। ब्यूना N और ब्यूना S ये सहबहुलक है। क्यों है, क्योंकि ब्यूना N का निर्माण दो एकलक इकाइयां मिलकर के करती है, ब्यूना S का निर्माण भी दो एकलक इकाइयां मिलकर के करती है। और जब एकलक इकाइयां एक से ज्यादा हो जाएं तो वो सहबहुलक, और एक ही प्रकार की हो तो वो समबहुलक है। जैसे पॉलीथीन में सारी एथीन 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 होती है। जैसे कि मैं बात करूं PVC की, तो सारी इसके अंदर विनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड। जैसे कि मैं बात करूं पान की, तो इसमें सारे एक्रिलोनाइट्राइल एक्रिलोनाइट्राइल एक्रिलोनाइट्राइल। समझ गए मेरी बात को? तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, संघनन बहुलक के अंदर कौन आ जाएंगे, संघनन बहुलक के अंदर आपकी एग्जांपल के तौर पे ध्यान रखना, एक तो पॉलीएमाइड,
पॉलीएमाइड कौन से होते हैं, अभी मैंने बात की, जितने भी नाइलोन ग्रुप है वो सारे इसमें आ जाएंगे। और एक आपके इसके अंदर आ जाएंगे पॉलीएस्टर, और पॉलीएस्टर में कौन आते हैं, एक तो आपका टेरिलीन आ जाएगा और एक आपका ग्लिप्टल आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके क्या है, संघनन बहुलक है। समझ गए मेरी बात को? यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इसको 5 स्टार लगा लो। यहां से सवाल बनेगा ही बनेगा। वो आपसे पूछ सकता है सम बहुलक का उदाहरण कौन सा है, सह बहुलक का कौन सा है, संघनन का कौन सा है, योगज का कौन सा है, ये आपको समझना है। इससे क्वेश्चन कंफर्म बनेगा। ठीक है, तो ये हमने बहुलकों के प्रकार पढ़ लिए। क्या आपको समझ में आई मेरी बातें? क्या आपको मेरी बातें समझ में आई? अगर यस तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, मिटाऊं इसको। चलो, अब अपन आते हैं बहुलकों के एकलक पर, कि कौन से बहुलक में एकलक कौन सा होता है। ठीक है, अब बस 5-10-15 मिनट का खेल बचा हुआ है। कौन सा बहुलक किससे बना हुआ है? जैसे कि मैं बात करूं एथीन, इधर मैं लिख रहा हूं मोनोमर और इधर मैं लिखूंगा पॉलीमर। ठीक है, जैसे कि मैंने बात किया एथीन की, मैंने किसकी बात की, एथीन। एथीन से क्या बनता है तुम सबको पता है, एथीन से बनता है पॉलीथीन। एथीन से क्या बनता है, पॉलीथीन बनता है। बात क्लियर? अच्छा, एथीन की स्ट्रक्चर अगर मैं बनाना चाहूं तो साइंस वाले विद्यार्थी तो बना लेंगे आराम से। एथीन है मतलब कार्बन की संख्या कितनी है, 2, क्योंकि मैथ और एथ, और इन लगा हुआ है मतलब एक, इसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड है। तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर 2 कार्बन है और उनके बीच में डबल बॉन्ड है। अब कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जिसमें से 2 तो ये पूरा कर रहा है, तो 2 H2 और 2 इधर के आ जाएंगे, आपके H2 आ जाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका CH2। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, क्लियर है बातें? इतनी तक तो बातें क्लियर है? ठीक है, अब देखो, ये हो गया एथीन से पॉलीथीन, तो पॉलीथीन का एकलक क्या हो गया, एथीन हो गया। अब मैंने एक चीज आपको बताई थी कि पॉलीथीन 2 तरीके की होती है, कहा था कि नहीं कहा था? मैंने कहा एक होती है HDP हाई डेंसिटी पॉलीथीन और एक होती है LDP लो डेंसिटी पॉलीथीन, बताया मैंने आपको। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपन और ले लेते हैं। HDP और LDP। LDP जो होती है ये आपके लचीली होती है। कैसी होती है? प्रकृति में लचीली होती है, और इसका निर्माण मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा होता है। मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा इसका क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, क्रियाविधि द्वारा इसका निर्माण होता है। तो प्रकृति में कैसी होती है, लचीली, फ्लेक्सिबल होती है, और निर्माण कैसे होता है इसका, मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा। ठीक है, डन है। अच्छा, अगर मैं बात करूं HDP क्या होती है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, उच्च घनत्व पॉलीथीन। ये जो होती है ये प्रकृति में होती है कठोर। ये कैसी होती है, नेचर में कठोर होती है, हार्ड होती है, और इसका निर्माण होता है जिगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में। जिगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो दोनों के अंदर डिफरेंस ध्यान रखना। HDP कठोर है, LDP लचीली है। LDP क्या है, लचीली। इसका निर्माण होता है जिगलर नाटा उत्प्रेरक से, इसका निर्माण होता है मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा। ठीक है बातें? तो ये पॉलीथीन मैंने पढ़ाई, और इसके साथ ही मैंने HDP और LDP बता दिया। ठीक है, चलो, तो ये हो गया अपना एक तरीका। जिगलर नाटा उत्प्रेरक क्या होता है, लिख लो, C2H5 3, यानी कि ये आपका एथिल है, Ti या एल्यूमिनियम, ये 3 है, C2H5 3 एल्यूमिनियम प्लस TiCl4, इसको जिगलर नाटा उत्प्रेरक बोलते हैं। ठीक है, हो सकता है पूछ ले एग्जाम में, तो याद रखना इसको। डन, इसको एक बार नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये पॉलीथीन के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो फिर यही बता देता हूं मैं। अब जैसे कि मैंने क्या किया, ये मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, ये इसको अपन ने नाम क्या दिया, एथीन नाम दिया, एथीन नाम दिया। चलो इसको मिटा देता हूं मैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 को मैंने क्या नाम दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को मैंने नाम दिया एथीन, और उससे क्या बना, पॉलीथीन। अगर मैं इस CH2 डबल बॉन्ड CH2 में से एक हाइड्रोजन हटा के यहां पर मैं लगा देता हूं CN, तो इसको अपन क्या नाम दे देंगे,
अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे CN लगा दूं तो इसको अपन क्या नाम दे देंगे, इसको अपन नाम दे देंगे एक्रिलोनाइट्राइल। क्या नाम दे देंगे, एक्रिलोनाइट्राइल, या मैं इसको नाम दे देता हूं विनाइल साइनाइड। दोनों में से कुछ भी कहो, दोनों सेम है। आई बात समझ में? मैंने इसको नाम दे दिया एक्रिलोनाइट्राइल या मैंने नाम इसको दे दिया विनाइल साइनाइड। ठीक बात है, किया मैंने कुछ भी नहीं है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, उस कार्बन का एक जो हाइड्रोजन है उसको हटाया, उसके जगह CN लगा दिया, तो क्या बन गया, एक्रिलोनाइट्राइल। अब एक्रिलोनाइट्राइल जब बहुत सारे आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, जैसे बहुत सारे एथीन जुड़े तो पॉलीथीन, वैसे ही बहुत सारे एक्रिलोनाइट्राइल जुड़ेंगे तो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, यानी कि क्या बन गया आपका ये पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। और शॉर्ट में इसको क्या बोल देते हैं, पान, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। शॉर्ट में इसको क्या बोल देते हैं, पान बोल देते हैं, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। और इसी को एक नाम दिया जाता है ओरलोन, इसी को एक और नाम दिया जाता है ओरलोन। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा और चेंज करूंगा। देखो मैं जो एक तरीके के है ना वो एक साथ ही बता रहा हूं, हल्का सा चेंज किया मैंने, इसमें CN लगाया। अब मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 तो था ही, एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह CL लगा देता हूं। तो अगर मैंने CN लगाया तो विनाइल साइनाइड, अगर मैं CL लगा रहा हूं तो विनाइल क्लोराइड, CN लगा रहा तो विनाइल क्लोराइड। और बनेगा क्या, पोली। भाई बहुलक का मतलब आगे पोली तो लगाना है जो मोनोमर है, तो इसके अंदर हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। शॉर्ट में लिखेंगे PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो अब आपसे पूछे कि पॉली एक्रिलोनाइट्राइल का मोनोमर क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल। आपसे पूछ ले पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर क्या है, विनाइल क्लोराइड। स्ट्रक्चर कैसी है विनाइल क्लोराइड की, ये लो, एथीन बनाना है, एक हाइड्रोजन हटा के CL लगा दो। आई बात समझ में? डन है। चलो अब थोड़ा सा चेंज मैं और कर देता हूं इसके अंदर, जैसे मैंने कि CH2 CH और इस बार Cl CN कुछ भी नहीं लगा करके मैं लगा देता हूं C6H5, मैंने बेंजिल ग्रुप लगा दिया। तो इसको मैं बोलूंगा स्टाइरिन, इसको मैं क्या बोलूंगा, स्टाइरिन। और इससे क्या बनेगा, पॉलीस्टाइरिन। क्या बनेगा इससे, पॉलीस्टाइरिन। समझ गए मेरी बात को? तो इधर मोनोमर इधर पॉलीमर, कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 स्टाइरिन। अच्छा, अब मैं जैसे कि मैंने यहां पे किया कि CH2 डबल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन हटा के CH3 लगा दिया, तो ये क्या बन गया, प्रोपीन। क्या बन गया, प्रोपीन। और प्रोपीन से क्या हो जाएगा भाई साहब, पॉलीप्रोपीन, पॉलीप्रोपीन। आई बात समझ में, पॉलीप्रोपीन। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, चारों ही हाइड्रोजन हटा करके उसके जगह 4 फ्लोरीन लगा देता हूं। 4 हाइड्रोजन है, 2 इसके पास 2 इसके पास, चारों ही हटा दूं और चारों की जगह लगा दूं फ्लोरीन। जैसे कि मैंने लगा दिया CF2 डबल बॉन्ड CF2, तो ये क्या हो गया, टेट्राफ्लोरो। फ्लोरीन कितनी है, 4 है, तो टेट्राफ्लोरोएथीन, टेट्राफ्लोरोएथीन, टेट्राफ्लोरोएथीन। ये इनकी स्ट्रक्चर है, याद रखना, ये इनकी स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं साथ ही साथ, टेट्राफ्लोरोएथीन। तो इससे जो बनेगा उसको नाम है टेफ्लॉन, उसका नाम क्या है, टेफ्लॉन। और ये टेफ्लॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेफ्लॉन का जो यूज है वो आपको ध्यान रखना है, न चिपकने वाली सतहों पर, न चिपकने वाली सतह के रूप में। ठीक है, किसमें, बर्तनों में। नॉन स्टिकी सरफेस, हमारे घरों में कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिसके जो पेंदे होते हैं, तली होती है, वो किसकी बनी होती है, टेफ्लॉन की, ताकि खाना उसके ऊपर ना चिपके। ठीक है, तो टेफ्लॉन की विशेषता ये है कि ये जो है इसके ऊपर कोई भी खाना चिपकता नहीं है। ये जो है एक नॉन स्टिकी सरफेस की तरह बिहेव करता है, कौन, टेफ्लॉन। तो इसका यूज पूछा जा सकता है। यूज में केवल वही लिखाऊंगा जो पूछा जा सकता है, बाकी तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो टेफ्लॉन का मोनोमर क्या हो गया, CF2 डबल बॉन्ड CF2। अरे क्लियर है सारी बातें, आगे बढ़ूं मैं? चलो, इतना अगर हो गया तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, बढ़ाऊं? ठीक है, तो ये हमने 6 मोनोमर यहां पे पढ़ लिए, पढ़ लिए। ठीक है सर, इसको मिटा रहा हूं मैं। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं।
हमने रबर के बारे में पढ़ा। यस सर। कौन कौन से रबर सर? आपने एक तो प्राकृतिक रबर बताया, एक आपने सर संश्लेषित रबर कहा, और एक आपने सर वल्कनीकृत रबर का। अभी तक मैं 3 प्रकार के रबर की बात आपके सामने कर चुका हूं, प्राकृतिक रबर, संश्लेषित रबर, वल्कनीकृत रबर। फिर मैं आपको संश्लेषित रबर के अंदर भी 3 प्रकार बता चुका हूं। याद करो, इलास्टोमर्स मैंने बताया था कि अंतराण्विक बलों के आधार पर बहुलक 2 प्रकार के होते हैं, इलास्टोमर्स और आपके रेसे फाइबर्स। तो इलास्टोमर्स में मैंने आपका एग्जाम्पल लिखा था संश्लेषित रबर, और फिर संश्लेषित रबर के 3 प्रकार बताए, एक तो नियोप्रीन, एक ब्यूना एन और एक ब्यूना एस। बताए थे? बिल्कुल बताए थे। ठीक है, तो अब अपन रबर के बारे में पढ़ लेते हैं। हेडिंग लगा लो रबर। रबर रबर हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के रबर मैंने आपसे बताए थे। एक हमारे पास कौन सा है? प्राकृतिक रबर। एक हमारे पास कौन सा है? प्राकृतिक रबर। दूसरा हमारे पास कौन सा है? संश्लेषित रबर। संश्लेषित रबर। और तीसरा हमारे पास कौन सा है? वल्कनीकृत रबर। वल्कनीकृत रबर। देखो, ये जिस तरीके से मैं कंपैरिजन से बढ़ा रहा हूं ना, आप कोई बुक ढूंढ लेना, नहीं मिलेगा। कोई सी भी बुक ढूंढ लेना, आपको ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक है ना? चलो सुनो, प्राकृतिक रबर। अपन को क्या देखना है? इनके रबर के मोनोमर देखने हैं। अपन को इनकी क्या देखने हैं? मोनोमर। अब ध्यान से सुनो, प्राकृतिक रबर जो होता है, इसका जो मोनोमर होता है, प्राकृतिक रबर का जो मोनोमर होता है, उसको अपन नाम दे देंगे आइसोप्रीन। क्या नाम दे देंगे? आइसोप्रीन। अब आइसोप्रीन क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने के लिए धैर्य रखना पड़ेगा। मैंने कहा संश्लेषित रबर कितने प्रकार के होते हैं सर? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक मेरे पास है नियोप्रीन, एक मेरे पास नियोप्रीन है, एक मेरे पास कौन सा है? ब्यूना एन है, और एक मेरे पास कौन सा है? ब्यूना एस है कि नहीं है? बिल्कुल है। नियोप्रीन का जो एकलक होता है वो कौन सा होता है? क्लोरोप्रीन होता है। नियोप्रीन का एकलक क्या होता है? क्लोरोप्रीन होता है। ब्यूना एन और ब्यूना एस का एकलक क्या होता है? अब याद करो, एक चीज मैंने पीछे बताई कि ब्यूना एन और ब्यूना एस सहबहुलक हैं, यानी कि इसमें एकलक इकाइयां एक से ज्यादा होती है। अभी तक हमने जितने भी पढ़े उसमें एकलक इकाइयां क्या थी? एक ही थी। और जहां पर एकलक इकाइयां एक हो उसे क्या कहते हैं? समबहुलक कहते हैं। तो अब कंफ्यूज हो गए सम में सह में? नहीं होना है। जहां पे भी एकलक इकाई एक लिखाई मैंने, वो सारे समबहुलक, और जहां पे मैं एकलक इकाइयां 2 लिखा रहा हूं वो सहबहुलक। समझ गए मेरी बात को? चलो, तो ब्यूना एन और ब्यूना एस दोनों ही सहबहुलक है। ब्यूना एन के अंदर 2 इकाइयां होती है, एक होता है ब्यूटा 1,3 डाइईन, और दूसरी यहां पर जो एकलक इकाई होती है वो आपकी कौन सी होती है? एन से याद रखना, एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल। अच्छा, इसके अंदर बात करो सर ब्यूना एस की, तो इसके अंदर भी एक तो वही है ब्यूटा 1,3 डाइईन, ब्यूटा 1,3 डाइईन, और एक इसके अंदर एस से याद रख लो स्टाइरिन। ठीक है, इन दोनों की स्ट्रक्चर मैं पहले बता चुका हूं। एक्रिलोनाइट्राइल क्या होता है? हमारे पास एथीन थी, उस एथीन में से एक हाइड्रोजन हटाया और उसके जगह CN लगा दिया, तो ये एक्रिलोनाइट्राइल बना था। अच्छा, स्टाइरिन क्या था? हमारे पास एथीन थी, उस एथीन में से एक हाइड्रोजन लगा हटाया और उसकी जगह C6H5 लगा दिया, तो वो स्टाइरिन बन गया। क्लियर बात? इतनी बात समझ में आ गई कि भाई साहब स्टाइरिन और एक्रिलोनाइट्राइल क्या होता है, ये तो समझ में आ गया। अब याद कैसे रखना है? देखो, ब्यूटा 1,3 डाइईन तो कॉमन है। दूसरी चीज एक्रिलोनाइट्राइल है, इसमें N से याद रख लो नाइट्राइल और S से याद रख लो स्टाइरिन। हो जाएगा याद? चलो, अब इसकी स्ट्रक्चर देखो। ब्यूटा 1,3 डाइईन का मतलब समझो। ब्यूटा का मतलब इसमें 4 कार्बन है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, और 1 और 3 पे क्या है? ईन है। 2 यहां पर डबल बॉन्ड है, एक तो 1 पे एक 3 पे, तो 1 2 3 4 तो कार्बन हो गए, और 1 पे और 3 पे क्या है? ईन है, यानी कि एक तो 1 पे है और फिर आपका कौन सा आ जाएगा? 3 पे, तो ये आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसी बनेगी? CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। इसको बोलते हैं ब्यूटा 1,3 डाइईन। वैसे ये हो जाएगा सेम ही, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2, इसको बोलते हैं ब्यूटा 1,3 डाइईन। आई बात समझ में? क्लियर है? अब आप कहेंगे सर क्लोरोप्रीन क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। ब्यूटा 1,3 डाइईन बनाना आता है? यस सर आता है, बनाओ। ये सर बना दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। क्या करना है? क्लोरोप्रीन में क्या आ रहा है? क्लोरो आ रहा है, एक हाइड्रोजन हटाओ और उसके जगह क्या लगा दो? क्लोरीन लगा दो। ये आपका क्लोरोप्रीन की स्ट्रक्चर है।
सर आइसोप्रीन क्या होता है? फिर से मैं यही कहूंगा, ब्यूटा 1,3 डाइन की स्ट्रक्चर आती है। यस सर आती है। कैसे आती है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। कुछ नहीं करना, एक हाइड्रोजन हटाओ और यहां पर CH3 मेथिल ग्रुप लगा दो, ये क्या हो जाएगा? आइसोप्रीन हो जाएगा। यानी कि सारी स्ट्रक्चर आपको मैं किससे बनानी समझा रहा हूं, या तो एथीन से, CH2 डबल बॉन्ड CH2 से, पीछे जो मैंने 6 मोनोमर पॉलीमर बताए वो सारे मैंने किससे बनाए? एथीन से। एथीन में हाइड्रोजन हटा के मैंने या तो CN लगाया या Cl लगाया या C6H5 लगाया या F लगाए, वही किया। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? ब्यूटा 1,3 डाइन से क्या कर रहा हूं? स्ट्रक्चर बना रहा हूं। समझ रहे? मेरा ट्रेंड आप समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? मुझे बताओ, समझ पा रहे हो ना? ब्यूटा 1,3 डाइन से मैंने क्या बनाया? क्लोरोप्रीन। कैसे बनाया? एक हाइड्रोजन हटाया, Cl लगाया तो बन गया क्लोरोप्रीन। और क्लोरोप्रीन किसका एकलक होता है? नियोप्रीन का। ठीक है। आइसोप्रीन क्या होता है? CH3 लगा दो। तो अब आपसे पूछे कि प्राकृतिक रबर का एकलक क्या होता है? आइसोप्रीन। आपसे पूछे नियोप्रीन का एकलक क्या होता है? क्लोरोप्रीन। ये सारे ही संश्लेषित रबर है, एकलक इनका इकाइयां ये है। तो नियोप्रीन की क्लोरोप्रीन। ब्यूना एन में पूछे 2 होगी, ब्यूटा 1,3 डाइन प्लस एक्रिलोनाइट्राइल। ब्यूना एस की पूछे ब्यूटा 1,3 डाइन प्लस स्टाइरिन। ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे वल्कनीकृत रबर की। इनका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा, इसको लिखना है लिख लो आप। वल्कनीकृत रबर क्या होता है? प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म करने पर, किसके साथ? सल्फर के साथ गर्म करने पर कठोर व लचीला हो जाता है तथा इसकी प्रत्यास्थता बढ़ जाती है। इसकी प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी जो है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और सल्फर के साथ इसके क्या बन जाते हैं? तिर्यक बंध बन जाते हैं। सल्फर के साथ इसके क्या बन जाते हैं? तिर्यक बंध बन जाते हैं। ठीक है बात? तो ये होता है वल्कनीकृत रबर। सामान्यतः जो प्राकृतिक रबर होता है वो हमारे काम का नहीं होता, उसमें इतनी इलास्टिसिटी नहीं होती है, तो इसलिए उसको सल्फर के साथ गर्म किया जाता है ताकि उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाया जाए। समझ रहे हैं मेरी बात को? वही एक तरीके से क्या है? अर्ध संश्लेषित प्रकार से हो जाएगा ये। ठीक है। चलो ये था रबर के बारे में। हाँ अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया। प्राकृतिक रबर जो होता है ना, सामान्यतः जो प्राकृतिक रबर होता है वो क्या होता है? सिस पोली आइसोप्रीन होता है। भाई आइसोप्रीन के आगे मैं पोली लगाऊंगा तो ही तो वो बहुलक बनेगा। जैसे पीछे अपन क्या पढ़ रहे थे? एथीन से पोलीथीन। वैसे ही आइसोप्रीन को अगर मैं क्या कह दूं? पोली आइसोप्रीन, तो इसमें कोई दिक्कत? आइसोप्रीन को ही मैंने क्या बोल दिया? पोली आइसोप्रीन। तो तुम्हें कोई दिक्कत हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई सर। पोली आइसोप्रीन का ही मतलब क्या है? प्राकृतिक रबर। क्योंकि आइसोप्रीन की बहुत सारी इकाइयां जुड़ जाती है, उसी के आगे पोली नाम लगा दिया जाता है। अच्छा, ये जो प्राकृतिक रबर होता है ना, ये तो होता है सिस। ये किस फॉर्म में होता है? सिस फॉर्म में होता है ये प्राकृतिक रबर जो होता है। अब एक अगर मैं बात करूं ट्रांस फॉर्म की, सिस और ट्रांस दो फॉर्म होती है, ट्रांस पोली आइसोप्रीन, तो ये भी एक होता तो प्राकृतिक रबर ही है, लेकिन ये एक विशेष प्रकार का रबर होता है। इसको नाम दिया जाता है गट्टा पारचा। इसको नाम दिया जाता है गट्टा पारचा। तो ये भी अलग से याद रखना इसको, कि नॉर्मल जो प्राकृतिक रबर होता है सामान्यतः वो तो सिस पोली आइसोप्रीन होता है, लेकिन अगर ट्रांस पोली आइसोप्रीन होता है ना, तो वो प्राकृतिक रबर का एक विशेष प्रकार है गट्टा पारचा। ट्रांस पोली आइसोप्रीन क्या है? गट्टा पारचा। देखो मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं, एडवांस लेवल पे जा रहा हूं, एडवांस प्लस लेवल पे। ठीक है ना? चलो हो गया, आगे बढ़ूं मैं। ओके, अब मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूं। यह संश्लेषित रबर क्या है? इलास्टोमर्स, प्रत्यास्थ बहुलक। तो अगर हमने प्रत्यास्थ बहुलक पढ़ लिए तो अब हम रेसे पढ़ लेते हैं। और रेसे कौन कौन से थे मैंने आपको बताई दिए। कौन कौन से थे रेसे? ध्यान से सुनो। अब अपन पढ़ रहे हैं फाइबर्स या रेसे के बारे में। फाइबर्स या रेसे। रेसे में कौन कौन आए थे? एक तो आए थे पोलीएमाइड।
पॉलीएमाइड, जिसके अंदर एमाइड बॉन्ड पाया जाता है, पॉलीएमाइड। और पॉलीएमाइड में मैंने क्या कहा था, नाइलॉन ग्रुप इसके अंदर आता है। नाइलॉन ग्रुप क्या होता है, इसके अंदर आता है। अब नाइलॉन ग्रुप के अंदर कौन कौन आता है, ध्यान से सुनो। एक तो आता है नाइलॉन 6, एक आता है आपका नाइलॉन 26, एक आता है आपका नाइलॉन 66, और एक आता है आपका नाइलॉन 610। अब इन सब के अपन को क्या देखने हैं, मोनोमर देखने हैं। सब के अपन को क्या देखने हैं, मोनोमर देखने हैं, एक लग देखने हैं। इधर मैं मोनोमर लिखूंगा। नाइलॉन 6 का जो मोनोमर होता है उसका नाम है कैप्रोलैक्टम। क्या नाम है, कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम। स्ट्रक्चर कैसी होती है, देखो 7 की एक रिंग बनानी है। इधर मैं NH लिखूंगा, 7 की रिंग बनाऊंगा। 1 2 3 4, अरे यार 3 4 5 6 और 7, ये 7 की रिंग बना दी। इसके ऊपर डबल बॉन्ड O कर दूंगा। ये कैप्रोलैक्टम की स्ट्रक्चर है। समझ में आएगी मेरी बात। 7 की रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7, NH है, ऊपर O है, तो इसको बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। तो नाइलॉन 6 का जो मोनोमर होता है वो होता है कैप्रोलैक्टम। अच्छा, नाइलॉन 26, नाइलॉन 26 के अंदर 2 मोनोमर होते हैं, यानी कि ये सहबहुलक है। अब सहबहुलक क्यों नहीं है, क्योंकि ये अपन पहले पढ़ चुके संघनन बहुलक के प्रकार है। ठीक है, तो ये संघनन बहुलक है नाइलॉन 26। अच्छा, नाइलॉन 26 में क्या होता है, एक तो होता है इसके अंदर ग्लाइसिन, एक तो इसमें होता है ग्लाइसिन, और एक इसमें होता है एमिनो कैप्रोइक एसिड। एमिनो कैप्रोइक एसिड क्या होता है, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन आपने पढ़ रखा होगा, अमीनो एसिड होता है। क्या होता है, NH2CH2COOH, इसको बोलते हैं ग्लाइसिन। तो सर अमीनो कैप्रोइक एसिड कैसा होता है, कुछ भी नहीं है। यहां पर CH2 की कितनी इकाई, 1, यहां पे 5 होगी। NH2CH2 की 5 इकाइयां और आपका COOH, ये अमीनो कैप्रोइक एसिड। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ग्लाइसिन की जो स्ट्रक्चर है वैसी की वैसी एमिनो कैप्रोइक है। यहां पर CH2 की 1 इकाई है, वहां पे 5 इकाइयां है। तो नाइलॉन 26 में एक तो ग्लाइसिन होता है, एक एमिनो कैप्रोइक एसिड होता है, और ये रही इन दोनों की स्ट्रक्चर। नाइलॉन 66 के अंदर आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर एक होता है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एक होता है इसके अंदर एडिपिक एसिड। 2 चीजें होती हैं, एक इसके अंदर होता है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और दूसरा इसके अंदर होता है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड, ठीक है। हेक्सामेथिलीन, देखो नाम से पता चल रहा है 6 यहां पर क्या है, मेथिलीन के अणु है, और डाइएमीन 2 NH2 है, तो इसको बोलते हैं हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, NH2 CH2 6 NH2। और एडिपिक एसिड क्या होता है, इधर आपका COOH है, बीच में CH2 की 4 इकाइयां हैं, फिर से COOH है, इसको बोलते हैं एडिपिक एसिड। समझ गए मेरी बात को। तो ये नाइलॉन 66 जो है वो उसके मोनोमर हो जाएंगे। नाइलॉन 610 में क्या हो जाता है, सेम रखना है, सेम रखना है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। एडिपिक एसिड की जगह सिबेसिक एसिड हो जाएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, सिबेसिक एसिड हो जाएगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन सेम, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन सेम स्ट्रक्चर। एडिपिक एसिड की जगह सिबेसिक एसिड, तो यहां पर जो CH2 की 4 इकाइयां थी नहीं, वो सिबेसिक में 8 हो जाएगी बस। ये COOH, ये CH2, इसकी 8 इकाइयां, और ये COOH वापस है, ये सिबेसिक एसिड। तो ये सारे के सारे नाइलॉन आपके एक साथ हैं। ये सारे के सारे नाइलॉन एक साथ आपके, क्लियर। अरे डन है कि नहीं है, मैडम इसको। चलो अब फाइबर्स में देखो, एक तो पॉलीएमाइड आते हैं, एक आते हैं पॉलीएस्टर, जिसके अंदर एस्टर बॉन्ड होता है। तो पॉलीएस्टर 2 होते हैं, मैं बता देता हूं अभी आपको। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर 2 होते हैं, जिसमें सबसे फेमस अपना वही टेरिलीन। टेरिलीन को अपन क्या कहते हैं, डेक्रोन भी कहते हैं। टेरिलीन को अपन क्या कहते हैं, डेक्रोन भी कहते हैं। तो इसके मोनोमर की अगर मैं बात करूं, 2 चीजें होती है इसमें। एक तो इसमें होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, और दूसरा इसके अंदर होता है टर्थेलिक एसिड। टर्थेलिक एसिड, टर्थेलिक एसिड हिंदी में लिख देता हूं, टर्थेलिक अम्ल,
टरथैलिक अम्ल, और ये हो जाएगा आपका इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, CH2OH, CH2OH, इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। और टरथैलिक अम्ल क्या होता है, ये हमारे पास एक बेंजीन है, और इस बेंजीन के एक CW, इस बेंजीन के ऊपर एक CWH ग्रुप लगा हुआ है और एक नीचे CWH ग्रुप लगा हुआ है, इसको टरथैलिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो पॉलिएस्टर होता है वो होता है आपका ग्लिप्टल, ग्लिप्टल हिंदी में लिखना चाहो तो ये हो जाएगा आपका ग्लिप्टल। ग्लिप्टल में भी क्या होता है, सेम होता है, एक तो आपका इथाइलिन ग्लाइकोल ही होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, और दूसरा इसके अंदर होता है थैलिक एसिड, थैलिक एसिड या थैलिक अम्ल। ठीक है, अब टरथैलिक अम्ल और थैलिक अम्ल में क्या डिफरेंस होता है, कुछ भी नहीं, इसके अंदर एक बेंजीन ग्रुप है, एक CWH ग्रुप यहाँ पर, और दूसरा भी इसके बिल्कुल ऑर्थो पोजीशन पे। यहाँ पे दोनों अपोजिट है, यहाँ पे दोनों अपोजिट है, एक ऊपर एक नीचे, यहाँ पर दोनों पास पास में नेबर है। ठीक है, तो ये तो हो गया थैलिक अम्ल, ये हो गया टरथैलिक अम्ल। अगर ग्लिप्टल पूछे तो हेक्सामेथिलीन, सॉरी, एथाइलिन ग्लाइकोल के साथ थैलिक, और अगर आपसे टेरिलीन पूछ ले तो इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ टरथैलिक। क्लियर, इतनी बातें क्लियर? अगर इतनी बातें क्लियर फिर अपन आगे बढ़ते हैं, बैठा दो इसको, चल। अच्छा, अब ये जो ग्लिप्टल है ना, ये इसका यूज देख लो, ग्लिप्टल कहां पे काम आता है, ये काम आता है आपका रंग रोगन में, यानी कि पेंट करने में, पॉलिश वगैरह करने में, पेंट वगैरह करने में, ये इसका यूज है, तो ये लिखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये तो रेसे हैं, तो रेसे कहां काम आ रहे हैं आप सबको बताइए। ठीक है, हटा दो। अब कुछ एक बहुलक हमारे और बच रहे हैं, फिर ये चैप्टर खत्म है। कुछ एक बहुलक कौन से बच रहे हैं, एक तो हमारा बच रहा है बेकेलाइट, अगर आपको याद हो तो, यानी कि जो भी हमने तिर्यकबद्ध और इसके अंदर ताप दृढ़ में पढ़े थे वो सारी बच रहे हैं। बेकेलाइट बच रहा हमारा, इसके हमारा हमारा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड बच रहा है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड बच रहा है, और एक हमारा मेलामिन बच रहा है, ये बच रहे हैं। इनके एकलक क्या होते हैं, देखो, बेकेलाइट का जो एकलक होता है ना, इसके अंदर होता है फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। अच्छा, फिनोल क्या होता है, ये बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप, इसको बोल देते हैं फिनोल। और फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड है, कौन सा फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कि HCHO, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये हो जाएगा आपका बेकेलाइट में फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड। बेकेलाइट का जो रेखीय बहुलक होता है ना, बेकेलाइट का, बेकेलाइट का रेखीय बहुलक जो होता है उसको कहते हैं नोवोलक, ये ध्यान रखना इसको। रेखीय बहुलक जो होता है उसको क्या बोलते हैं, नोवोलक बोलते हैं। और बेकेलाइट का यूज कहाँ पे किया जाता है पूछ ले, तो इसके अंदर बिजली के स्विच बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। बिजली के स्विच है, हैंडल वगैरह जो है वो, उनके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड में क्या होता है, कुछ भी नहीं, नाम में ही पता चल रहा है, यूरिया होता है प्लस फॉर्मेल्डिहाइड होता है। अब फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, स्ट्रक्चर आप ऊपर देख चुके होगे भाई, HCHO होता है, और यूरिया का फॉर्मूला आपको पता है, NH2C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, वैसे ही मेलामिन में क्या होता है, एक तो मेलामिन होता है और एक फॉर्मेल्डिहाइड होता है, यानी कि HCHO होता है। समझ गए, बस ये आपको याद रखने हैं। क्लियर है, अरे क्लियर है सारी बातें कि नहीं है? चलो, अब लास्ट एक बात और लिखा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट और फाइनल एक बात मैं और लिखा देता हूं, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। उसके बाद आप धड़ल्ले से कोई भी क्वेश्चन करना, कोई दिक्कत नहीं है। एक नाम आता है जैव अपघटनीय बहुलक, कौन कौन से होते हैं, जैव अपघटनीय, बायोडिग्रेडेबल जैव अपघटनीय बहुलक। तो इसमें दो नाम आपको याद रखने हैं। पहला जो नाम याद रखना वो तो आपको याद रखना है नाइलॉन 2,6, पढ़ चुके अपन नाइलॉन 2,6, जिसके एकलक ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोइक एसिड। और दूसरा जो हमारे पास है वो है PHBV, PHBV। अच्छा, PHB का पूरा नाम क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट कोवलरेट,
कोवलरेट, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। इसकी एकलक इकाइयां देखो, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड प्लस 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। क्लियर बातें हैं? ये अपना यहां पे चैप्टर होता है खत्म, यहां पर अपना चैप्टर होता है कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जितनी बातें बतानी थी मैंने भर के दाब के बता दी। अब इसको रट लेना, घोट लेना, कुछ भी कर लेना, ठीक है। एक बार मैं वापस बोलूंगी तुम्हें समझ में आ गया, वापस बोल दूं, सुन लो। चलो, सबसे पहले हमने कहा बहुलक क्या होता है, तो बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां जब आपस में जुड़ती है एक बड़ी इकाई का निर्माण होता है, वही बहुलक होता है। बहुलक जो शब्द है, पॉलीमर शब्द है, वो बर्जीलियस ने दिया। मैंने कहा अब हम बहुलकों के प्रकार पढ़ेंगे अलग अलग आधार पर, अलग अलग सोर्स के आधार पर। पहला हमने पढ़ा स्रोत के आधार पर बहुलकों के प्रकार। स्रोत के आधार पर बहुलक 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक बहुलक, जो प्रकृति से मिलते हैं, सीधे जंतुओं से मिलते हैं, जिसके अंदर अपना डीएनए है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ये सारी चीजें। उसके बाद संश्लेषित, जो मनुष्य द्वारा मिलते हैं, जिसके अंदर अपने पॉलीथीन पढ़ा, पीवीसी पढ़ा, नाइलॉन पढ़ा, टेरिलीन पढ़ा। एक होते हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक, जो कि प्राप्त तो प्रकृति से होते हैं, लेकिन मनुष्य उसके ऊपर काम करता है, उसकी गुणवत्ता में सुधार करता है। 2 एग्जाम्पल ध्यान रखने, सेल्यूलोज एसीटेट जिसको रेयोन कहते हैं, और सेल्यूलोज नाइट्रेट। फिर हमने कहा हम संरचना के आधार पर बात करेंगे। एक होता है रेखीय बहुलक, जिसके अंदर एग्जांपल के तौर पे आपको ध्यान रखना है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इसके अलावा पॉलीथीन, इसके अलावा पीवीसी, नाइलॉन, टेरिलीन। उसके बाद हमने बात की कि इसके अंदर आता है शाखित, ब्रांच्ड के अंदर आ जाएगा आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन और आपका ग्लाइकोजन। फिर हमने बात की त्रिएकबद्ध की, बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, मेलामिन और वल्कनीकृत रबर। फिर हमने बात की ताप को सहन करने के आधार पर। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका थर्मोसेटिंग, एक आपका थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जिनको ताप में गर्म करने पर पिघल जाते हैं, पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, नई वस्तु बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको इसके अंदर क्या ध्यान रखना था, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल। उसके बाद में थर्मोसेटिंग के अंदर क्या था, गर्म करने पर दृढ़ हो जाते हैं, पुनः उपयोग में नहीं लाए जा सकते। एग्जाम्पल में बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन और मेलामिन, वल्कनीकृत रबर। फिर हमने कहा इसके अंदर जो अंतराण्विक बल है उसके आधार पर हम देखें तो ऐसे बहुलक जिसमें प्रबल अंतराण्विक बल होता है उसको हमने रेसे नाम दे दिया। और रेसे या फाइबर्स के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे हम नाइलॉन ग्रुप्स देखे जिसको पॉलीएमाइड कहते हैं, जिसके अंदर हम पॉलीएस्टर देखे जिसमें टेरिलीन आता है, ग्लिप्टल आता है। और फिर हमने कहा कि ऐसे जिसमें अंतराण्विक बल दुर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, उसके अंदर हमने प्रत्यास्थ बहुलक का। और प्रत्यास्थ बहुलक के अंदर एग्जाम्पल है संश्लेषित रबर, जो 3 प्रकार के होते हैं, नियोप्रीन, ब्यूना एन और ब्यूना एस होते हैं, ठीक है। उसके बाद में लास्ट मैंने कहा कि बहुलकीकरण की विधि के आधार पर, बहुलकीकरण की विधि के आधार पर 2 होते हैं, एक योगज, एक संघनन। योगज वो होते हैं जिनमें एकलक इकाइयां सीधे जुड़ जाएगी, संघनन वो होते हैं जिनमें एकलक इकाइयां जब आपस में जुड़ती है तो किसी न किसी जो है अणु को बाहर निष्कासित करती है। सम बहुलक या योगज बहुलक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सम बहुलक, सारी इकाइयां समान होती है, एक सह बहुलक यानी कि अलग अलग प्रकार की एकलक इकाइयां होती है। फिर हमने इसके अंदर एग्जाम्पल देखे, एथीन से पॉलीथीन बनता है। उसके बाद में मैंने जो है वो उसी एथीन के अंदर मॉडिफिकेशन किया, हाइड्रोजन को हटाया और CN लगाया, जिससे वहां पर विनाइल साइनाइड या एक्रिलोनाइट्राइल बना और उससे हमने पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बनाया। फिर विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाया और उसके बाद में टेट्राफ्लोरोएथीन से हमने क्या बनाया, टेफ्लॉन बनाया, जो कि नॉन स्टिकी सरफेस होती है। फिर मैंने आपको रबर के बारे में बताया, मैंने कहा रबर 3 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक रबर, संश्लेषित रबर और वल्कनीकृत रबर। प्राकृतिक रबर की जो इकाई होती है वो आइसोप्रीन होती है। संश्लेषित रबर में 3 होते हैं, नियोप्रीन, ब्यूना एन, ब्यूनास। नियोप्रीन के अंदर आपकी क्लोरोप्रीन हो जाएगी, ब्यूना एन और ब्यूना एस के अंदर ब्यूटा 1,3 डाइईन, एन के अंदर आपका एक्रिलोनाइट्रेट और एस के अंदर आपका स्टाइरीन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमने वल्कनीकृत रबर कहा कि भाई साहब वल्कनीकृत रबर जो होते हैं उसके अंदर आपके क्या होते हैं, सल्फर के साथ गर्म करते हैं जिससे उसकी प्रत्यास्थता बढ़ जाती है। फिर हमने पॉलीथीन 2 प्रकार की होती है, हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी। तो हाई डेंसिटी वाली जो होती है वो कठोर होती है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति बनती है। लो डेंसिटी वाली लचीली होती है और आपके मुक्त मूलक क्रियाविधि से बनती है। फिर हमने आपको बताया कि जो पॉलीएमाइड होते हैं जिसके अंदर नाइलॉन ग्रुप आता है, नाइलॉन 6 जो है वो कैप्रोलैक्टम से बनता है, नाइलॉन 2,6 जो है वो ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोइक एसिड से बनता है, नाइलॉन 6,6 जो है वो आपका हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडीपिक एसिड से बनता है, नाइलॉन 6,10 जो है वो आपका हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और सिबेसिक एसिड से बनता है। उसके बाद में हमने लास्ट में बात कर ली रेसो के बारे में, जिसके अंदर पॉलीएस्टर आता है। पॉलीएस्टर के अंदर अगर बात करें इसकी टेरिलीन की, टेरिलीन जो बनता है ये आपका एथिलीन ग्लाइकोल और आपका टरथेलिगमल से, और ग्लिप्टल जो होता है वो आपका एथिलीन ग्लाइकोल और थैलिगमल से बनता है। उसके बाद में लास्ट में बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन और मेलामिन की हमने बात की,
ठीक है। और फिर हमने लास्ट में जो है वो जेब अपकटनी बहुलक दो प्रकार के होते हैं, इनके बारे में बात कर ली। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले ही एक बहुत शानदार क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी का इंतजार रहेगा कमेंट्स का। और सब बच्चे क्लास को जिसने भी पूरी देखी है वो उनको मैं कहना चाहूँगा आप नोट्स खुद बनाएं, क्योंकि जो चीज़ें आप समझ के लिखते हैं ना वो फिर याद करने में आसानी रहती है, ठीक है ना। तो जितना हो सके खुद से नोट बनाने का प्रयास करें। बाकी क्लासें आपकी रेगुलर आती रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते रहो, ठीक है। धन्यवाद।